हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी, सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड होंगे। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस है, पैटर्न है, उसी हिसाब से सारे कोर्स स्ट्रक्चर किए गए। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी है। अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितना चाहे उतना देखो, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है। ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उसके साथ ही अनअकैडमी.com पे जाके आप नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए और मेरे स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो देख सकते हैं। प्लस कोर्स देख सकते हैं। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सिलेबस को कवर किया गया। प्लस और आइकॉनिक, ये दो विकल्प है आपके पास अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने जा रहे हो। प्लस 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है, जब भी लेना है, लेकिन मिनिमम 1 ईयर का लेना है। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 6 महीने का लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, सभी में अगर रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आइकॉनिक है। आइकॉनिक में प्लस से ज्यादा क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली होगी। उसके साथ ही यहाँ पर्सनल आपको मेंटर मिलेगा जो हर वक्त आपको गाइड करेगा। आपके लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाएगी, पर्सनली आपको फीडबैक मिलेगा। ये भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन जब भी लेना है मिनिमम 1 ईयर का लेना है। 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 3 साल तक का ऑप्शन है। जब भी ले मिनिमम 1 ईयर, 10% डिस्काउंट यहाँ पे भी है अगर रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। कॉम्बो ऑफर है जिसमें आप अपने प्लस, ऑप्शनल और जीएस आइकॉनिक को, या ऑप्शनल या जीएस प्लस को एक साथ आप परचेज कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल का ऑप्शन है दोनों में ही। यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं। आज 18 फरवरी के दिन से 6 मंथ के, 1 ईयर के, 2 ईयर के बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं। 28 फरवरी के दिन सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। जो इसमें जीतेगा उसको एक्साइटिंग और विनिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। इसमें एनरोल कराने के लिए आप रेफरल कोड नवीन1 को यूज कर सकते हैं। 20 और 21 फरवरी के दिन अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन होगा। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए यूपीएससी सीएससी कोड का इस्तेमाल करके। क्या है अनअकैडमी समिट 2.0? इंडिया के अलग अलग क्षेत्र की एमिनेंट पर्सनैलिटीज आएगी। उसके साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स होंगे। कौन अटेंड कर सकता है? कोई भी बच्चा जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा है इसको अटेंड कर सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ ये अटेंड क्यों करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। इससे आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम की क्लैरिटी मिलेगी, टिप्स और ट्रिक्स मिलेगी कि एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मर या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स होंगे। उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 2 दिन का ये सेशन है। 70 स्पीकर्स होंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशन, 32 वर्कशॉप होगी इसमें। तो आप इसमें जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए यूपीएससी सीएससी कोड को इस्तेमाल करें। उसके साथ ही 10% डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप के लिए रेफरल कोड नवीन1 आपको यूज करना है। आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट, एक बहुत ही स्पेशल सेशन है। ये सेशन है आंसर राइटिंग के ऊपर। अक्सर हमारे सामने देखो, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी तैयारी है। 2 साल, 3 साल बच्चों को लगते हैं। कई बार मेंस आपने अच्छी तैयारी कर ली, मेंस में आपको रेगुलर कई बच्चे फेस करते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे रीजन है। उसका एक रीजन अच्छा कंटेंट ना होना है। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा जो एक उसके पीछे का कारण है कि कई बार बच्चों के पास अच्छा कंटेंट होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करें। क्यों जरूरी है आंसर राइटिंग? एक आर्ट है अपने आप में, एक कला है। मतलब आंसर राइटिंग, अच्छा कंटेंट अगर आपके पास है और आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, तब आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, साथ के साथ आप जानते हो कि अच्छे आंसर्स लिखे कैसे जाए,
तो डेफिनेटली आप 80 टू 100 मार्क्स का एक मार्जिन, एक एक्स्ट्रा एज क्रिएट कर सकते हो मेंस की मुख्य परीक्षा में। मतलब आंसर राइटिंग के अंदर इतनी शक्ति है, ये इस तरह का एक कला है, अगर आपने ये डेवलप कर ली तो आपको मेंस में जो आपने टॉपर बनने का जो ख्वाब देखा है, वो ख्वाब देखो कोई भी बच्चा विदाउट आंसर राइटिंग, कोई भी आप किसी भी टॉपर को देख लो, आंसर राइटिंग में वो महारत होता है। आज तो हमारा पूरा जो आज का सेशन होगा, हम यही सीखेंगे कि मुख्य परीक्षा में जब आप बैठे होंगे तब आपको अच्छे आंसर्स, एक इंपैक्टफुल आंसर कैसे लिखना है, कैसे हम हर क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज का पूरा सेशन हमारा उस पे होगा। बहुत ही काफी इसमें आपको रिसर्च करके मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का जो हमारा सेशन है, ये आप जानते हैं मुख्य परीक्षा हमारी 1750 नंबर की होती है और प्रीलिम्स में और मेंस में ये फर्क होता है, प्रीलिम्स में सिर्फ 2 पेपर है, उसमें भी सीसेट क्वालिफाइंग है, और जो बाकी जीएस के बेस पे आपका ये निर्धारण होता है कि आप मुख्य परीक्षा लिखोगे या नहीं। और उसमें भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, क्वेश्चन होगा, उसमें 4 विकल्प दे देंगे, ए बी सी या डी, कौन सा सही है। तो वहां तो आपको सिर्फ क्या सही है क्या गलत है ये सिर्फ आइडेंटिफाई करके उस सर्किल को आपको गोला करना होता है। मेंस में क्या है, आपको 1750 नंबर लिख के दिखाना है, वो सब्जेक्टिव है, लिखना है वो आपको। इसीलिए मेंस का महत्व, सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो हमारी मुख्य परीक्षा है। प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते, वो स्क्रीनिंग है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का है, हालांकि इंटरव्यू का भी अपना वेटेज है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें हम मैनेज कर लेते हैं कि एवरेज से अबव हमारे मार्क्स आ सकते हैं। इंटरव्यू का जब सेशन लेंगे उन दिनों उन सारी बातों पे भी चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू के साथ एक जो बड़ी बात यह कि वो डाइसी है। पता चला एक साल किसी बच्चे के इंटरव्यू में 275 में से 200 नंबर आए, अगले साल उसी बच्चे के 130 आए। तो इंटरव्यू है डाइसी। हमें जो असली जिस चीज पे पकड़ बनानी है वो है हमारा मेंस। 1750 नंबर है, ये आपका करियर, ये आपका कैडर, ये आपकी रैंक, ठीक है, ये सब डिसाइड करने वाला है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का महत्व क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका करियर, आपका जो ड्रीम है वो मेंस के बलबूते पे ही सबसे बड़ा पिलर है उसका, उस पे ही वो टिका हुआ है। फिर हम देखेंगे अगर मेंस का महत्व है तो उस मेंस के महत्व में हमारे उत्तर लेखन की अप्रोच क्या हो, किस तरह से देखना है हमें मेंस को, अपने आंसर्स को किस तरह से सोचे, किस तरह से उनकी फ्रेमिंग करनी है। उसके बाद उत्तर लिखते समय, आंसर राइटिंग के समय याद रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको मैं गोल्डन रूल्स के नाम से बोलता हूं, कि वो ऐसे गोल्डन रूल है जब भी कोई आप आंसर लिखोगे उनको दिमाग में रखना है। फिर कहां पे हमें डायग्राम डालना है, कहां पे फ्लो चार्ट डालना है, और मैप कैसे और कहां इनका उपयोग कैसे करना है, ये डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, कुछ बच्चों के मन में ये होता है कि क्या सभी क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप बनाने हैं, तो हम इस प्रश्न का जवाब भी खोजेंगे। और अल्टीमेटली हमारी आंसर राइटिंग की एक रणनीति क्या हो, उस रणनीति का मैंने जो एक्रोनिम बनाया है वो है रियल रणनीति। तो देखेंगे ये रियल क्या है। तो बने रहिए सेशन में। ये देखो, सबसे पहले है मुख्य परीक्षा का महत्व। 1750 नंबर है, ये देखो पैटर्न आपको पता है, प्रीलिम्स है, जीएस 200 नंबर, यहीं से आपका कट ऑफ आएगी, सी सेट क्वालिफाइंग होता है। यहां पे देखो मेंस है आपका 1750 नंबर का, जिसमें एक पेपर ऐसे, जीएस के 4 पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग होगा और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पे, और फिर है पर्सनैलिटी टेस्ट। आप खुद देख सकते हैं ये 1750 नंबर है और ये 275 नंबर है, ये थोड़ा डाइसी है। इंटरव्यू थोड़ा डाइसी है,
लेकिन इंटरव्यू थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे क्योंकि मेंस हमारा तैयार होता है, क्योंकि इंटरव्यू और मेंस के बीच में बहुत कम समय होता है, 2-2.5 महीने होते हैं। ऑलरेडी आपने जीएस के चारों पेपर किए होते हैं, तो आपका अल्टीमेटली आपका जो इंटरव्यू है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये भी डिपेंड करेगा आपके मेंस पे। पहली बात तो अगर मेंस में अच्छा नहीं करोगे तो इंटरव्यू तक जाओगे ही नहीं। और जिस बच्चे ने मेंस में अच्छा कमांड किया, अच्छा उसने आंसर्स लिखे, अच्छे उसके मार्क्स आए, वो इंटरव्यू कॉल तक जाएगा। और तब क्योंकि जीएस के चारों पेपर आपका ऑप्शनल, इतना वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है, तो बहुत सारी चीजें तो आपके जनरल अवेयरनेस की और हर सब्जेक्ट की आपके पास एक अच्छी पकड़ होती है। फिर आपको एक ग्रूमिंग करनी होती है, वो इंटरव्यू के टाइम पे हम करते ही है। तो यहां जो जीएस के मेंस में जो 4 पेपर है, एसए है, 2 ऑप्शनल के पेपर है, इन सब में आपका आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये पूरा का पूरा आपका ये तैयारी, अगर मैं कहूं, इस तैयारी का केंद्र ही आपका मुख्य परीक्षा है। कुछ बच्चे हमेशा पीटी 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 को टारगेट करते रहते हैं, या कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो शुरुआत करते हैं, शुरुआत में एक उनका उत्साह ऐसा होता है कि चलो यूपीएससी की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में पढ़ते हो मेंस भी पीटी भी, लेकिन पहला पीटी दिया, अगर किसी वजह से बाय चांस वो फेल कर गए, तो उनका मेंस से पूरा दिमाग हट जाता है, वो सिर्फ पीटी को टारगेट करने लगते हैं। फिर उनके लिए एक ईगो का विषय बन जाता है पीटी। तो मैं सब बच्चों को मेरा सजेशन है, मेरी एक सलाह है कि जब भी इस तैयारी को करें, पीटी में तब जाए, पीटी को तभी अटेम्प्ट करें जब आपका मेंस तैयार है। ये चारों जीएस के पेपर, एसए का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर, जब तक ये तैयार नहीं है आपके अच्छे से, हो सकता है आप प्रीलिम्स पास कर जाओ, लेकिन ये जो 1750 नंबर की लड़ाई है, ये आप पास कैसे करोगे? इतना बड़ा सिलेबस है। और जिन बच्चों का मेंस अच्छा तैयार है, उनको क्या बेनिफिट होता है? पीटी में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये देखो, यहाँ पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, क्योंकि मेंस में आप इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतना डिटेल में पढ़ते हो ना, कि पीटी के बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, वो मेंस से डिराइव हो सकते हैं वो सीधे। आपने देखा होगा सिलेक्टेड जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी, जिनका सिलेक्शन होता है, या 1-2 बार जो मेंस लिख लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका पीटी का स्कोर रेगुलर बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उनने इन डेप्थ स्टडी की है। 4 जीएस के पेपर, ऑप्शनल का पेपर, तो ये पूरा का पूरा पिलर आपका मेंस ही है, ये ध्यान रखना। तो पीटी देने से पहले मैं हमेशा ही बोलता हूं, पीटी जिस साल आप पीटी दोगे, उससे 6 महीने पहले आपका ये कंप्लीट मेंस तैयार होना चाहिए। ओनली देन यू आर इन फाइटिंग। अदरवाइज वो मैंने पीटी और मेंस का वो फेलियर ट्रैप डिस्कस किया है मैंने बहुत सारे सेशंस में, उसमें ट्रैप हो जाओगे आप। तो मेन आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की ही होनी है। अब देखते हैं आगे सेशन को। तो असली मुद्दा आया, क्या हो और कैसी हो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन की अप्रोच। मतलब हमारी आंसर राइटिंग का जो हमारा सेशन है, एक किन किन चीजों पे टिका हुआ है। देखो, पूरा मेंस हमारा जो टिका हुआ होता है, मैं जो एक एक्रोनिम बनाया है, CCR। CCR क्या है? फर्स्ट सी है CCR। ये फर्स्ट सी है हमारा कंटेंट। कंटेंट मतलब जो आपका सिलेबस है मेंस का, उस मेंस के सिलेबस में जितने टॉपिक है, क्या आपके पास वो सारा कंटेंट है? ओके, तो वो कंटेंट होना चाहिए। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, बुक से, करंट अफेयर से, जहां से भी आपको तैयार करना है, वो सिलेबस को माइंड में रख के ही तैयार करना है। सेकंड है कंटेक्स्ट। सेकंड सी है हमारा कंटेक्स्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्रश्न अगर मुख्य परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उनका कंटेक्स्ट क्या है। क्या कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसपे वो आया, या हाल फिलहाल पिछले साल 2 साल के अंदर ऐसे कुछ मुद्दे आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, साइंस टैग के, एनवायरनमेंट के, जो आपका सिलेबस है उससे जुड़े हुए, वो किस कंटेक्स्ट में पूछा गया। क्योंकि अगर आपको कंटेक्स्ट पता है ना, तो आप उस कंटेक्स्ट को माइंड में रख के आपका पूरा प्रोसेसिंग होगी, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो आपको कंटेक्स्ट अच्छा पता है, तो कंटेंट का अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे आप।
और जो तीसरा जो इसका अप्रोच का पिलर है वो है रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे हमें एक उत्तर लिखना है। रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा हो। ओके, रिप्रेजेंटेशन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन का एक पूरा हमारा स्टाइल है। हर क्वेश्चन में हम देखते हैं उसका इंट्रो पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड उसकी, फिर हम मेन बॉडी में चलते हैं उसके, और फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं। इन 3 डायमेंशन पे ही आपका हर आंसर लिखा जाना है। आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि वो मुद्दा क्या है, वो बात करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम, फिर उसकी मेन बॉडी पे चलेंगे और फिर उसको कंक्लूड भी करेंगे। कंक्लूजन कुछ बच्चों के मन में ही होता है कि सर हर क्वेश्चन को कंक्लूड करना है क्या? डेफिनेटली। क्या हर क्वेश्चन का इंट्रो लिखना है? डेफिनेटली। लेकिन जब भी आप इंट्रो लिखोगे, आप उसको कंक्लूड करोगे, तो कहीं यह कोई 10वीं 12वीं की परीक्षा नहीं है। जब हम एस्से लिखते थे तो पहले लिखते थे प्रस्तावना नामक हेडिंग डालते थे, फिर हम अपना एस्से लिखना शुरू करते थे। ये यूपीएससी है स्टूडेंट, यहां पे आपको इस तरह की हेडिंग यूज नहीं करनी कि प्रस्तावना, निष्कर्ष। आप यहां पैराग्राफ चेंज होते हैं, सब हेडिंग्स हेडिंग डाली जाती है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नामक हेडिंग कभी नहीं डालनी। ये बात आप ध्यान रखना। ना तो प्रस्तावना नामक और ना ही निष्कर्ष के जैसी हेडिंग कभी भी नहीं डालनी जब आप अपने आंसर लिख रहे होंगे। ये नहीं लिखोगे कि ये मेरा प्रस्तावना है, ये मेरा इंट्रो है, ये मेरी मेन बॉडी है। वो एक आंसर राइटिंग का एक फ्लो है, वो उसमें चलना है हमें धीरे धीरे। तो अप्रोच में हमें याद रखना है कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए सिलेबस की समझ और पूरा कंटेंट उसी हिसाब से हमें तैयार करना है। ओके, फिर कंटेक्स्ट क्यों पूछा जा रहा है, तो आप अच्छा जस्टिस कर पाओगे अपने आंसर के साथ। तीसरा, आपके पास होना चाहिए एक पावरफुल वेपन रिप्रेजेंटेशन का। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव, और जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मेंस लिखते हैं, मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको कि बहुत सारे बच्चे कंटेंट के पीछे ही दौड़ते रहते हैं लास्ट तक, और अच्छा कंटेंट भी होता है, लेकिन उस कंटेंट के साथ साथ वो रिप्रेजेंटेशन यानी कि आंसर राइटिंग की जो आर्ट है उस पे वर्क नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता कब क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैं यही कहूंगा, जिनके पास अच्छा कंटेंट है, और सिर्फ अच्छा कंटेंट है लेकिन रिप्रेजेंटेशन उन पे नहीं आता, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके पास अच्छा कंटेंट है प्लस वो रिप्रेजेंटेशन भी उसका उम्दा है, वो डेफिनेटली 80 से 100 नंबर का गैप क्रिएट करेगा मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में 80 से 100 नंबर का एक डिफरेंस क्रिएट करना अन्य बच्चों से, आप जानते हैं 1 नंबर पे रैंक और एक नंबर पे आपके कैडर डिसाइड हो जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन को कभी भी लाइटली नहीं लेना हमें। ओके, तो ये देखो, ये मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। ऐसी कुछ आपकी यूपीएससी की कॉपी आएगी, दोनों साइड यहाँ पे मार्जिन छुटा होगा। ओके, हालांकि उसके ऊपर यूपीएससी नहीं लिखा होगा, ये मार्केट में एक फॉर्मेट है, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं वो फॉर्मेट मैंने लगाया है। ये मार्जिन है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखना आपको। और एक बार यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि ये मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना। ओके, एक बार एटलीस्ट गाइडलाइन, जब आप फर्स्ट टाइम मेंस लिखने जाओ तो उन गाइडलाइंस को पढ़ लेना। आपको पेपर शुरू होने से 2-3 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, वो पूरी गाइडलाइन देख लेना। मार्जिन में नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, सिंबल्स क्या नहीं यूज करने, उन पे भी हम बात करेंगे आज, कि कुछ विशेष चिन्हों का इस्तेमाल ना करें, उन पे भी बात करेंगे। तो हमने देखा हमारे पास होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे हम। एक सेकेंड रुकिए, यहां पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के हमारे 3 पिलर है। फर्स्ट पिलर हमारा इंट्रोडक्शन, कि हम फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालनी, सिर्फ इंट्रोडक्शन जब हम लिखना, माइंड में एक फ्रेमिंग है, ये एक फॉर्मेट है आंसर का, कि वो इंट्रोडक्शन, फिर हमारा होगा मेन बॉडी यानी कि जो उस प्रश्न में पूछा गया, और तीसरा उसका कंक्लूजन यानी कि हमें किस तरह से लास्ट में उसको सम अप करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है?
सपोज करो जलवायु परिवर्तन के ऊपर कोई प्रश्न आया कि जलवायु परिवर्तन में वर्तमान में एक वैश्विक समस्या है और उस समस्या के विभिन्न प्रकार के हमें जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से उसको नियंत्रित किया जाए या नियंत्रण की रणनीति क्या हो, इस टाइप से आपका कोई क्वेश्चन आ गया। तो यहां इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? यहां इंट्रोडक्शन का मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है जलवायु परिवर्तन पे, तो आप इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब शुरुआत, एक शुरुआत करनी है। तो शुरुआत किससे करें? शुरुआत करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो हम डेफिनेशन से शुरुआत करें, अलग अलग क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा कि आपको डेफिनेशन से शुरुआत करनी है तो आप उस टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप उसमें किसी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाल फिलहाल में कोई रिपोर्ट आई है, बहुत रिपोर्ट्स आती है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, किसी रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो रिपोर्ट हो गई, इंडेक्स हो गया, या कोई आपके पास कोई अदर डेटा है जिसको इस्तेमाल करके आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। आपने डेफिनेशन का, रिपोर्ट का, इंडेक्स का, डेटा का, या करंट अफेयर से जुड़ा आपके पास कोई और आपने ऐसा मटेरियल है जिसको आप उस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से यूज कर सकते हैं, तो वो होगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हर क्वेश्चन का इंट्रो लिखना है। जैसे अगर प्रश्न था जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुकी है, उसके विभिन्न प्रभाव है, तो कुछ बच्चे सीधा उसके विभिन्न प्रभावों पे आ जाएंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे कि प्रश्न क्या है। तो जलवायु परिवर्तन पे था तो उसको डिफाइन करेंगे पहले। फिर बात आई हमारी मेन बॉडी की। मेन बॉडी में हम क्या करेंगे? तो जो हमारी मेन बॉडी होगी हमारी स्टूडेंट, उस मेन बॉडी के अंदर हम उसका जो मेन थीम है जिसपे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए, तो जलवायु परिवर्तन के वहां पे आप प्रभाव डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मेन हेडिंग डाल सकते हैं, वहां पे आप हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर प्रभाव पूछा है या कारण पूछा है तो उस हेडिंग को डाल सकते हैं यहां पे आप। अब आप हेडिंग और सब हेडिंग बनाएंगे। यहां पे हम शुरुआत करते हैं, ये देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेन बॉडी की, बात कर रहे हैं। हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हम बात कर रहे हैं अब मेन हेडिंग की, मेन बॉडी की बात कर रहे हैं। ये लो, मेन बॉडी में अब हमारे बहुत सारे पार्ट होंगे। सबसे पहले यहां पे हम हेडिंग सब हेडिंग का यूज करेंगे, बहुत सारी हेडिंग सब हेडिंग को यूज करेंगे। ओके, पहली बात। दूसरी बात, हम यहां क्या करेंगे, कुछ बच्चों के मन में होता है कि सर सारा आंसर पॉइंट में लिखे या पैराग्राफ में, तो मैं कहता हूं आप पैराग्राफ और पॉइंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन को यूज करें, पैराग्राफ्स भी यूज करें और पॉइंट्स भी यूज करें। ऐसा ना लगे कि सिर्फ पॉइंट 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 ही लिखते चले गए। हेडिंग सब हेडिंग का मतलब, अगर सपोज करो आपसे पूछा गया कि उसके कोई ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है और उस ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पूछा गया कि भौगोलिक कारकों पर चर्चा करो उस समस्या के या उस घटना के, तो भौगोलिक कारक आपने हेडिंग डाल दी, ये हेडिंग हो गई आपकी, मेन हेडिंग होगी। भौगोलिक कारक भी तो बहुत हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे जलवायु हो सकती है, तापमान हो सकता है, ओके, या इस तरह से दाब हो सकता है। बहुत सारे, जलवायु को डिस्कस कर सकते हो, मृदा को डिस्कस कर सकते हो वहां पे, और अन्य दशाओं की आप बात कर सकते हो। तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डालनी है हमें, तो हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल करना है हमें। पैराग्राफ और पॉइंट एक कॉम्बिनेशन में यूज करना है। तीसरा जो आपको याद रखना है, यहां पे आपको समय समय पर अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करें, जो अच्छी लाइंस है, अच्छे कीवर्ड्स है, उनको आप अंडरलाइन करना सीखें। ओके, नेक्स्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसमें आप डायमेंशंस ओपन करें, डायमेंशंस चौथा नंबर है, बहुत सारे डायमेंशंस ओपन करने हैं हमें। सपोज करो कोई समस्या आ गई, हमें देखना है क्या उसका कोई सामाजिक डायमेंशन है, क्या कोई सामाजिक पक्ष है, कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पक्ष हो, कोई आर्थिक पक्ष हो, इकोनॉमिक हो, कोई सांस्कृतिक हो, कल्चरल हो,
या कोई भी आपको जितने डायमेंशंस नजर आ रहे हैं उस समस्या के, उस मुद्दे के, उनको ओपन करने की कोशिश करो। एनवायरमेंटल हो सकता है उसका कोई डायमेंशंस, उसके हमें डायमेंशंस ओपन करने हैं, मैक्सिमम डायमेंशन जितना कर सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। पहले हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, पॉइंट का कॉम्बिनेशन रखेंगे, अच्छी लाइन को हम अच्छे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखेंगे, डायमेंशंस हमें ओपन करने हैं। कुछ बच्चों, जैसे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके मन में डाउट होता है कि सर क्या हम इंग्लिश के शब्द यूज कर सकते हैं क्या? तो मैं ये कहता हूं जितने भी टेक्निकल टर्म है, जितने भी टेक्निकल टर्म है, आप उसको इंग्लिश में डायरेक्ट यूज करें, डायरेक्ट यूज करें उनको। आप उनको देवनागरी लिपि का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको पता है कि कोई टेक्निकल शब्द है ऐसा जो हिंदी में उसका आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश में इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक सामान्य सा शब्द है जैसे नियंत्रण, नियंत्रण है, और आप उसको भी कंट्रोल लिख रहे हो, तब ये गड़बड़ है। देखो, कंट्रोल का हमें पता है, नियंत्रण एक शब्द है। ओके, तो कोई भी अगर टेक्निकल ऐसा नाम है, कोई टर्म है, तो उसको डायरेक्ट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा, जो थर्ड पिलर है हमारा, ये आया हमारा कंक्लूजन का। ये कंक्लूजन को देखते हैं, कंक्लूजन में हमें क्या करना है। इसको कंप्लीट डिलीट कर लेते हैं, एक सेकंड को कंप्लीट इरेज कर लेते हैं। थर्ड हमने देखा इंट्रोडक्शन, हमने देखा मेन बॉडी, और हमने देखा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पे आ रहे, तो कुछ बच्चों के मन में रहता है कि सब क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन डालना है या नहीं। यस, मैं जवाब दूंगा हाँ, कंक्लूजन जरूर लिखे। अब कंक्लूजन लिखते समय आपको याद क्या रखना है? पहली बात, जब भी कंक्लूजन लिखोगे तो ध्यान रखना उसके अंदर जो आपने इंट्रोडक्शन में जो आपने बातें कही है या डायमेंशंस ओपन किए, या मेन बॉडी में जो आपने लिखा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको कंक्लूजन कर देते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं करना, पहली बात। दूसरा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसमें हम पहली बात एक पॉजिटिव, कोई समस्या आई है तो ये बोल दे, जैसे दहेज प्रथा पे कोई क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई मुद्दा था, तो आप बोल दो कि नहीं, क्लाइमेट चेंज कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, इंसान नहीं सुधर सकता। तो ऐसी चीजें नहीं बोलनी, पॉजिटिव अप्रोच बताओ कि ये समस्या है, इसके हम इतना कुछ कर चुके, इतना कुछ और किया जाना बाकी है, ये स्टेप उठाने होंगे। तो पॉजिटिव अप्रोच। पहला वाला जो पॉइंट था उसको हमने नकार दिया, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, जो आपने इंट्रो में लिख दिया मेन में बोल, यानी कि रिपीटेशन नहीं करनी है हमें विचारों की, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। तीसरा, यहां पे अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट मेजर्स है, सरकारी पहल है, उसको इस्तेमाल करें। ओके, और जो आगे, मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग आपका एक अग्रोन्मुखी या भविष्योन्मुखी आपके पास समाधान होने चाहिए। मतलब आपको समाधान का हिस्सा बनना है, ना कि समस्या का। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कंक्लूजन में इन 4 बातों का हमें मेन ध्यान रखना है। पहला, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में हमने जिन विचारों को लिखा है उनको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, एक पॉजिटिव अप्रोच या एटीट्यूड दिखाएंगे। तीसरा, अगर हमने उस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ पहल की गई है तो उनको दिखाएंगे। और चौथा, आगे हमें ऐसे समाधान दिखाने, कई बार यूपीएससी पूछ लेगा आपके विचार से इस समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं या बताइए, तो वहां पर आप पे कुछ नवाचारी, आपके पास कोई आइडिया है तो वो। तो बेसिकली हर क्वेश्चन के अंदर इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन को आपको यूज करना है। ओके, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी रिप्रेजेंटेशन में, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। आगे चलते हैं, कुछ अन्य बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ गोल्डन रूल्स है जिनको हमें आंसर राइटिंग में याद रखना है, जिनको मैं हमेशा ही बोलता हूं ये गोल्डन रूल्स है। पहला गोल्डन रूल, पहले तो हमें एक बात समझना होगा, अभी जो जिस तरह का पैटर्न है 2020 तक, 20 के जो क्वेश्चन में आया, जीएस के चारों पेपर की बात कर रहा हूं, जीएस के चारों पेपर की 10 क्वेश्चन आपके आते हैं 10 मार्क्स के, और इनको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के 150 वर्ड्स, और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं 15 मार्क्स के,
और वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। तो अगर देखा जाए टोटल वर्ड लिमिट की बात करें, टोटल वर्ड लिमिट की, तो टोटल वर्ड लिमिट हुई आपकी 150 शब्द के 10 क्वेश्चन और 250 शब्द के 10 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के 1500 प्लस 2500, 4000 शब्द लिखने हैं आपको मेंस में। समय कितना है? 3 घंटे, 3 आवर। और अगर आइडियली कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन कितने मिनट में लिखना है, तो लगभग जो आपका एक क्वेश्चन का जो एवरेज आएगा वो 7 से 8 मिनट के बीच में आएगा। 7 से 8 मिनट के बीच में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। जो 250 शब्द वाला है वो 8-9 मिनट लेगा, 150 शब्द वाला है 5-6 मिनट लेगा, इतना उसमें फर्क रहेगा। तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। याद रखना, यूनिवर्सिटीज के जो आप एग्जाम देते हो, नॉर्मली जो बीए एमए वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता देता हूं, आप 2 से 2500 शब्द लिखते हो 3 घंटे में। और यूनिवर्सिटी का एग्जाम हमें ऐसा लगता है कितना बड़ा एग्जाम था, और यहाँ पे आपको जस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम से जस्ट डबल वर्ड लिखने, ऑलमोस्ट डबल या मिनिमम 1.5 गुना ज्यादा तो लिखना ही है। तो आपकी एक अच्छी स्पीड होनी चाहिए। और दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जाम से कभी यूपीएससी को उसको कंपेयर करने की कोशिश मत करना। यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर कंपटीशन के लेवल, स्टैंडर्ड, कंटेंट के हिसाब से देखिए तो यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूपीएससी में जमीन से आसमान का फर्क है। तो ये मत सोचना कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में अच्छे आंसर लिखते थे तो यूपीएससी में भी लिख लोगे, नहीं, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। तो पहली बात तो हुई ये हमारी गोल्डन रूल्स से चर्चा करने से पहले मैंने ये बताया है कि मेंस का पैटर्न कैसा है, चारों पेपर का है ये। और ऐसे में आप जानते हो सेक्शन ए होता है ऐसे का, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, और सेक्शन बी में भी 1 2 3 4 4 ऐसे होते हैं, एक एक ऐसे आपको दोनों से लिखना होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब गोल्डन रूल पे चर्चा करते हैं। पहला गोल्डन रूल लिख लेना चाहे आप इसको, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। पर आप ये मत सोचना, कुछ बच्चे सोचते हैं 16 लिख दूंगा और इतने धमाकेदार और इतने शानदार लिखूंगा कि वो 4 जो मैंने छोड़ दिए उनका मार्जिन भी पूरा कर देंगे। नहीं, ये गलती है। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हो सकता है 20 में से आप 12 से 13 क्वेश्चन बहुत उम्दा लिखोगे, 3 से 4 क्वेश्चन आप एवरेज लिखोगे और 1 से 2 क्वेश्चन आप एवरेज बिलो लिखोगे, या 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन लिखने सारे हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, वो एक मजबूरी होगी हमारा छोड़ना। लेकिन आपको पता है इस कंप्लीट क्वेश्चन तो मेरे से नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सेगमेंट में इसके डील कर सकता हूं, तो उसको डील करना है। ये मत सोचना कि मैं छोड़ के आ जाऊं, छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं। और तैयारी इतनी उम्दा रखो, जैसे बोला ना कि कुछ छूट जाएगा, छूटेंगे किसके? अगर आपने मेंस को कभी टारगेट ही नहीं किया, पीटी जैसे तैसे करके पास किया, मेंस में चले गए, तो हो सकता है आपके 12-13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो, 6-7 क्वेश्चन आप छोड़ दो, तो वो तो फिर आप फाइट में हो ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं मेंस को पहले से ही प्रिपेयर रखो। पीटी से 6 महीने पहले तक आपका मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट जो रैंक और जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है, और जो पोस्ट भी आप चाह रहे हो। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन पहला गोल्डन रूल हुआ हमारा, कि हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 अटेम्प्ट करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है। दूसरा गोल्डन नियम क्या होगा हमारे, दूसरा जो गोल्डन नियम है हमारा, मैं उस पर डिस्कस करता हूं अब। दूसरा गोल्डन नियम है, आप जितने भी उसके हेडिंग और सब हेडिंग बना के लिखो। हेडिंग और सब हेडिंग बना के लिखना है हमें। अगर कारण पूछे है तो आप, अगर कोई प्राकृतिक घटना है या प्राकृतिक समस्या जलवायु से जुड़ी हुई है तो दिखाओ प्राकृतिक में, उसके प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मानवीय कारण भी हो सकते हैं। तो आपने हेडिंग बनाई, कारण, कारण में ही आपने सब हेडिंग बनाई, ये लो प्राकृतिक भी है और मानवीय भी है। फिर प्राकृतिक में भी 1 2 3 4 ये हेडिंग बनाई आपने, मानवीय में भी दिखाओ 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो हेडिंग सब हेडिंग आपको यूज करनी है। तीसरा नियम, अब जब भी आप हेडिंग और सब हेडिंग को यूज करोगे, इनको आपको अंडरलाइन करना है। पहली बात,
अंडरलाइन करना है हेडिंग सब हेडिंग को, जैसे कारण, कारण को अंडरलाइन करो, प्राकृतिक कारण लिखोगे तो प्राकृतिक कारण को अंडरलाइन करो, मानवीय कारण लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करो। तो अंडरलाइन करना है हेडिंग सब हेडिंग को। उसके बाद अंडरलाइन हमें करना है कीवर्ड्स को, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। आपने कोई रिपोर्ट है, कोई डेटा है, कोई ऐसा टर्म आप यूज कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो, या अच्छी लाइंस है उनको अंडरलाइन करना सीखो। ये तीसरा नियम हुआ हमारा गोल्डन गोल्डन रूल नंबर 3। चौथा है हमें वैल्यू एडिशन पे काम करना है। वैल्यू एडिशन करेंगे, बिल्कुल फ्लैट आंसर नहीं लिखेंगे। वैल्यू एडिशन में हम क्या कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। वैल्यू एडिशन में हमारी ओर से हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं ये देखते हैं। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं अब आपने अगर साल भर अच्छी मैगजीन्स पढ़ी है, आपने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल लाओगे। अच्छी रिपोर्ट्स को आप यूज कर सकते हो, आप अच्छी पंच लाइन को यूज कर सकते हो। ओके, जैसे अक्सर बहुत सारी अच्छी लाइन मिलेगी। कई बार तुम मोदी जी का 5C 4T इस तरह के बहुत सारे वो आपको एक्रोनिम देते हैं, है ना, उस तरह की चीजें यूज करो आप। अच्छा, अगर आपके पास कोई इंडेक्स है, आपके पास अच्छे कोई स्टैट्स है, आपके पास अच्छे डेटाज है किसी प्रॉब्लम को, बहुत सारे जो सिलेबस है ना उसको दिमाग में रखोगे ना। याद रखना, मैंने पहले भी बोला था कि अगर सिलेबस दिमाग में है तभी आपने सिलेबस को रटा हुआ है, तभी करंट अफेयर से आप रिपोर्ट्स को पिकअप कर पाओगे। पंच लाइंस आप उनको कहाँ यूज कर सकते हो, दिमाग। आपको पता ही नहीं गवर्नेंस के अंदर कितने टॉपिक है, आपको पता ही नहीं आपके सोशल इश्यूज में कौन किन किन की बात की है यूपीएससी ने, आपको पता ही नहीं ज्योग्राफी के मेंस में क्या सिलेबस है। तो उस बच्चे के लिए तो ये भूल जाओ कि वो रिपोर्ट्स, पंच लाइन, इंडेक्स, स्टैट डाटा को इस्तेमाल कर पाएगा। पहला नियम ही यही रहेगा कि आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, तभी जाके आप वैल्यू एडिशन वाले पार्ट पे काम कर पाओगे। अदरवाइज तो क्या होगा, मार्केट में जो मटेरियल होगा उसको उठाओगे, पढ़ोगे, जाके दियाओगे एग्जाम, आप इन सारे पॉइंट पे काम कर ही नहीं पाओगे। रिपोर्ट्स पे, पंच लाइन्स पे, इंडेक्स पे, स्टेट्स पे, डाटास पे। ये चौथा नियम हो गया, आपको वैल्यू एडिशन पे काम करना है। जिसमें हम और क्या करेंगे वैल्यू एडिशन में, देखो हम यहां पे डालेंगे डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, ओके, मैप्स को हम यूज करेंगे। ये हमारा वैल्यू एडिशन का पार्ट है। तो गोल्डन नियम 4, वैल्यू एडिशन। हर वक्त दिमाग सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है। अगर आपके पास कोई अच्छी केस स्टडीज है, यहां पे लिख देता हूं, केस स्टडीज आपको मिल रही है, आपको गवर्नेंस पे कोई केस स्टडी मिली, इकोनॉमी में, सोशल एम्पावरमेंट के आपके पास कोई अच्छे केसेस आपने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में देखे, उनको यूज करना है। तो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तैयारी के दौरान ही होता है। और तैयारी के दौरान भी कब होगा, जब सिलेबस की अच्छी समझ होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल नंबर 5, उस पर चर्चा करते हैं। गोल्डन रूल 5 क्या है हमारा, ये 4 गोल्डन रूल हो गए। अब बात करेंगे रूल नंबर 5 की। ये देखिए, एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये लो। अब आया हमारा गोल्डन रूल नंबर 5। गोल्डन रूल नंबर 5 है, हमें अपने हर क्वेश्चन को कंक्लूड करना है, कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन डालने का मतलब कंक्लूजन नामक हेडिंग नहीं डालने की, निष्कर्ष हेडिंग डाल दिया और उस पर लिखा वही कि आपका जो भी क्वेश्चन था किसी प्रॉब्लम पे था, किसी पॉलिसी पे था, तो हम प्रॉब्लम पे है तो उसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वही जो मैंने बोला था, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, सरकार की कमियां नहीं दिखानी। दूसरा, यहां पे अगर सरकार, गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव है, कोई स्कीम्स है, उस मुद्दे पे कोई पॉलिसी है, कोई प्रोग्राम है, उसका कोट करेंगे कि ये सब किया जा चुका है। उसके साथ आपको फ्यूचरिस्टिक आपका एटीट्यूड होना चाहिए। इसमें आप क्या है, आपको सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। और जब भी कंक्लूड करोगे मुश्किल से 2-3 लाइन का करना है। ओके, तो ये कंक्लूजन। तो 5 गोल्डन रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। दूसरा, जो भी हेडिंग या क्वेश्चन के अंदर भी जो प्रभाव, कारण, जो भी समस्याएं पूछी गई है उनको आप हेडिंग सब हेडिंग में डालोगे। फिर आप अंडरलाइन करोगे हेडिंग सब हेडिंग्स को, और जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे उनको भी आपको अंडरलाइन करना है।
हमेशा आपको काम करना है वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन कहां से हो सकता है वो हमने डिस्कस किया, और फिर कंक्लूजन होना चाहिए आपके हर आंसर के अंदर। ये कुछ गोल्डन रूल्स है, तो दिमाग में रट लेना कि क्या मैं गोल्डन रूल नंबर 1 मेरे दिमाग में है, गोल्डन रूल नंबर 2 मैं जानता हूं, 3 में जानता हूं, 4 में और 5 में। तो हर वक्त पढ़ते समय ये 5 गोल्डन रूल आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। ओके, अब ये देखो ऐसी, ये मैंने एक फॉर्मेट डाला है स्टूडेंट, आंसर राइटिंग जब हम लिखे हमारी कॉपी के अंदर कैसा नजर आए हमें उत्तर। तो ये आप इमेजिन करो, इस तरीके से आप लिखते जा रहे हो। आपने ये लिखना शुरू किया, यहां से लिखना शुरू किया, ये फिर आपने लाइन चेंज की, ये लिखा, फिर ये लिखा, इस तरह से किया आपने। तो इस तरह का ये आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग का। देखो यहां से शुरुआत करी आपने, फिर जब आपको कोई डायग्राम वगैरह डालना है, आपने डायग्राम डाला यहाँ पे आप कोई हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं, हेडिंग आपने डाली, फिर आपने अपनी लाइंस शुरू कर दी, ये लो लाइंस लिखते जा रहे हैं। फिर आपको ये लाइंस भी हो सकती है, कोई पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लाइंस पॉइंट्स जो भी है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके कुछ लिखना है, फिर आपने लिखना शुरू किया। ओके, फिर आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो आपने कोई फ्लो चार्ट डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आंसर को जब लिखेंगे तो इतनी खूबसूरती उसमें नजर आनी चाहिए। और जब भी कोई भी आप डायग्राम यूज कर रहे हैं, मैप बनाया, कोई फ्लो चार्ट बनाया, तो कोशिश करो उसके नीचे उसका कैप्शन डालना। सपोज करो आप ये दिखाना चाहते हो भारत में नक्सलवाद की समस्या, और आपने इंडिया का यहाँ पे मैप बना दिया, ये इंडिया का आपने मैप बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग लिखो भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नीचे हेडिंग कैप्शन डालो भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ये कैप्शन बोला जाता है। तो जो भी डायग्राम बना रहे हो, मैप बना रहे हो, उसके नीचे उसकी कैप्शन डालनी है। कुछ इस तरह की ब्यूटी नजर आनी चाहिए। कुछ बच्चों का मैं आपको बताता हूं कॉमन प्रॉब्लम, जब आंसर राइटिंग में चेक करता हूं क्या आती है। आपने यहां से शुरुआत करी कोई लाइन, ये लो, ये आप लिखना शुरू कर रहे हो, यहां लिखना शुरू कर रहे हो, यहां लिखे, ओके, और आपकी जो यहां पे वो लाइन खत्म हो गई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे वो सोचते हैं इसके नीचे से लिखना शुरू करें, यहां से। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसको ये नहीं करना। शुरुआत जहां से आपने बिल्कुल शुरुआत की है, अपने पेपर पे पेज पे बिल्कुल शुरुआत जहां से की है, उसकी जस्ट सिमेट्री आपको नीचे पकड़नी है। यहां से शुरुआत होगी अब उसकी, ये लाइन यहां से शुरुआत होगी, ये लो, ओके, ये शुरुआत होगी। और ये मार्जिन, साइड के मार्जिन भी आपको याद रखना है। देखो इस वाले डायग्राम में देखो, यहां पे अगर साइड में मार्जिन देखो, लास्ट तक एक जैसा ही मार्जिन हमने यूज किया है। इधर भी देखो, दोनों साइड से मार्जिन हमने, ये गैप भी, ये सारी चीजें देखो, ये दिस इज ब्यूटी, ये सुंदरता है आंसर राइटिंग की। और ये एक रात में डेवलप नहीं होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं पहले कंटेंट इकट्ठा कर ले और आंसर राइटिंग की जरूरत ही नहीं। जो टॉपर्स है, कॉपी उठा लेना, ऐसा लगता है जैसे मोती बिखेर दिए हो उसने कॉपी में। ये वो सारी चीजें हैं जो दिमाग में आपको हर वक्त रखनी है स्टूडेंट। तभी मैं बोलता हूं आंसर राइटिंग एक कला है, समय के साथ साथ डेवलप होगी। उसके लिए मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको इन सारी चीजों के बारे में पता है, जिस टीचर को, जिस फैकल्टी को, जो वास्तव में आंसर राइटिंग पे जिसकी पकड़ है, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो इस तरह का, एक तो ये ध्यान रखना, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो आपकी कॉपी के अंदर। देखो यहां पे जैसे मैंने डायग्राम डाला है, इस डायग्राम को देखो, नीचे इसका कैप्शन डाल देंगे। और जब भी डायग्राम बनाओगे, उस डायग्राम को बॉक्स में डालना है। याद रखना, कोई भी मैप होगा उसको बॉक्स में डालना है। पता चला इंडिया का मैप बना दिया आपने, ये इंडिया का मैप बना दिया, ओके, ये इंडिया का मैप आपने बनाया और बस खुला ही छोड़ दिया। यहां से लिखते जा रहे हो, ऐसे लिखते जा रहे हो, इसको भर दिया चारों तरफ से आपने। नहीं भाई, मैप बनाया है, उसको बॉक्स में डालना सीखो। बॉक्स में डालेगा और उसके नीचे उसका कैप्शन भी आएगा, जो भी है लिखो। नीचे देखो कैप्शन डाला है। और ये सिमेट्री देखो, यहां से पैराग्राफ शुरू हुआ, नेक्स्ट वाला भी देखो यहीं से शुरू हो रहा है। यहां पे आपको कोई हेडिंग डाल के पॉइंट्स वगैरह लिखने हैं तो लिखो, ये पॉइंट्स को यूज करो। फिर देखो कुछ अच्छे आपके पास, अच्छे कुछ और डायग्राम्स है, आप यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई डायग्राम डाल दिया।
फिर देखो यहां से ये लाइन शुरू हुई थी, नीचे वाली भी इसके यही जस्ट नीचे वाली इसके जस्ट यहां से। हमें ये याद नहीं रखना कि पिछले वाली लाइन कहां, जैसे शुरुआत में देखो यहां पे मैं दिखाता हूं, ये वाली लाइन इस वाले पैराग्राफ में यहां पे खत्म हो रही है। तो कुछ बच्चों की मानसिकता या सोच ये है कि इसके नीचे से शुरुआत करना है, यहां से नहीं भाई। जहां से आपने क्वेश्चन शुरू किया है वो ही मार्जिन, वो ही शुरुआत याद रखनी है, लास्ट वाले को भूल जाओ। हो सकता है वो तो यहीं खत्म हो जाए, ये यहीं हो जाए, तो आपकी कॉपी तो बड़ी अजीब सी नजर आने लगेगा आपका आंसर। हमें यहां से हमने शुरुआत की थी, नीचे वाला भी पैरा यहीं से शुरू होगा, नेक्स्ट वाला भी यहीं से शुरू होगा। बीच बीच में अगर आपके पास कोई अच्छे डायग्राम्स है डालो, कुछ फ्लो चार्ट्स है यूज करो आप उनको। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। ये इन सारे तरीकों पे जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो चीजें हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट है और आपने ये सब सीख लिया, और सीखने में इसको टाइम लगेगा स्टूडेंट, 3 4 5 6 महीने लगते हैं। लिख के आपको अपने मेंटर को चेक कराना होता है कि सर हमने ये लिखे है, वो आपको इंप्रूव करेगा। लेकिन 80 से 100 नंबर बढ़ाने की क्षमता और ताकत है इस रिप्रेजेंटेशन की आर्ट में। फिर अगर आप, जैसे मैंने बताया था जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारण है, तो यहां पे हेडिंग डाली आपने प्राकृतिक कारण, फिर दिखाया ओ जलवायु परिवर्तन के कारण, तो 2 कारण हो गए, प्राकृतिक कारण हो गए। यहां पे आपने दिखा दिया मानवीय कारण, प्राकृतिक में भी 1 2 3 4 ऐसे बुलेट लगा दिया आपने। फिर यहां से पैराग्राफ, नीचे भी पैराग्राफ, एक कॉम्बिनेशन पैराग्राफ्स, पॉइंट्स, फ्लो चार्ट, मैप, इनका एक आदत डालो इसकी। ओके, चले यहां से आगे, इससे आगे देखते हैं। देखो ये एक मेरा हमेशा मस्तिष्क में रहता है, मैं कंटेंट के साथ साथ, कंटेंट ऑलरेडी आप जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हो जानते हैं मेरे कंटेंट की क्वालिटी क्या है, लेकिन मैंने मेरा जीवन का खुद का व्यक्तिगत अनुभव, यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस, और जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं मुझसे पढ़ने के बाद, ये सारी चीजें अप्लाई करता हूं मैं उनके ऊपर। आंसर राइटिंग पे मैं ऐसा नहीं कि मैंने बेस्ट पढ़ा दिया फिर मैं ये ना देखूं कि वो बच्चा क्या लिख रहा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने उसको अच्छा पढ़ाया है तो अच्छी आंसर राइटिंग भी कराऊं, क्योंकि आंसर राइटिंग मैंने नहीं कराई तो मेरा कंटेंट, जो मैंने इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया और आपका रिप्रेजेंटेशन पुअर हो गया, तब 80 से 100 नंबर का, और कुछ बच्चों को तो 100 से 150 नंबर तक का भी नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो कुछ भी। ये डिफरेंट मैंने आपको टाइप बताए हैं रिप्रेजेंटेशन के, कहीं बॉक्स बनाया, कहीं मैप बनाया, कहीं इस तरीके से आपने कोई कारण प्रभाव या उसके डायमेंशंस दिखाने की कोशिश किया, फिर नीचे आपके पास कोई फैक्ट, अच्छे डेटाज है, उनको आपने बॉक्सेस में डाल के यूज कर लिया। ये करना है आपको, और ये प्रैक्टिस है। और सिमेट्री देखो स्टूडेंट, ये वाली लाइन लास्ट तक हमने कहीं भी इस मार्जिन को क्रॉस नहीं किया अगर लिखते जा रहे हैं। यहीं पे भी देखो मैंने कहीं पे भी इस मार्जिन को क्रॉस नहीं किया। ओके, और ये देखो यहां से इस लाइन की शुरुआत हो रही थी यहां से, तो नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसकी शुरुआत भी इसी लाइन से हो रही है। और लाइन के बीच में स्पेसिंग भी रखो, और फॉन्ट साइज अच्छा रखो, मीडियम। कुछ बच्चे बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, बढ़िया, कुछ बहुत बड़ा लिखने का तो स्कोप ही नहीं है। यूपीएससी लिमिटेड स्पेस देता है, क्वेश्चन लिख के नीचे खाली स्पेस छोड़ देगा जिसमें आपको लिखना होता है, फिर दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे स्पेस। अच्छा नीट एंड क्लीन नजर आए, सिमेट्री नजर आए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, बहुत सारी चीजें नजर आनी चाहिए उसमें। ये हुआ। देखो कुछ इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, हर जगह देखना ये सिमेट्री, ये वाली सिमेट्री मेंटेन करने, इधर साइड का मार्जिन, इधर का जो साइड का स्पेसिंग है ये भी याद, ये भी मस्तिष्क इक्वल रहना है। बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से अच्छा, दुनिया में जो भी अच्छा खिलाड़ी बना है, अच्छा लेखक बना है, कोई भी जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट बना है, उसने प्रैक्टिस पे सारा काम। यूसेन बोल्ट 9 सेकंड के लिए दौड़ता है जब वो रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन उस 9 सेकंड दौड़ने के लिए वो जीवन में 4 साल मेहनत करता है, रोजाना 12-12 13-13 घंटे। आपको लगेगा 10 सेकंड का खेल है, नहीं, उस 10 सेकंड के खेल के पीछे उसने जीवन के 4 साल लगाए हैं। और आप भी यूपीएससी में 3 घंटे, आप बोलोगे 3 घंटा है, उस 3 घंटे के पीछे आपको भी लिखना है, सालों लगा रहे हो आप। तो जब मेहनत कर ही रहे हो तो एक अच्छी तरीके से मेहनत क्यों ना करें, फुल्ली डेडिकेटेड होकर मेहनत क्यों ना करें। ओके, आगे चलते हैं। बहुत सारे जैसे डायग्राम है,
फ्लो चार्ट्स है, मैप का उपयोग कैसे और कहाँ करें वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा। मैंने कुछ आपके सामने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए, ये देख सकते हैं। इस तरह के आप बार डायग्राम बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल को यूज कर सकते हो, पिरामिड डायग्राम को यूज कर सकते हो। ये साइक्लिक कोई इंपैक्ट होता है ना, जैसे निवेश होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जॉब होगा तो क्या होगा, सैलरी होगी तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉवर्टी डिक्रीज होगी। तो इस तरह के साइक्लिक इंपैक्ट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी आप बहुत सारे डायमेंशंस दिखा सकते हैं। अक्सर ये आपके मैगजीन्स के अंदर, ओके, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये डायग्राम यूज होते हैं। तो इनको रेगुलर मस्तिष्क में रखो कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यूज किस फॉर्मेट में करना है, पीछे वाली स्लाइड में मैंने दिखाया। ओके, तो इस तरह के डायग्राम मैं फ्लो चार्ट्स रेगुलर यूज करना सीखो, उनको प्रैक्टिस से डेवलप होगा स्टूडेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमसे तो इंडिया का मैप नहीं बनता, तो प्रैक्टिस करो ना भाई। जो बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी तो ड्रॉ कर ही रहा है ना। और अगर आप इस प्रैक्टिस से और इस मेहनत से डर रहे हो तो भाई फिर क्या होगा, फिर करते रहो तैयारी। 1 साल 2 साल पंचवर्षीय योजना बनेगी, फिर तो 5 साल 10 साल तक लगे हो, यूपीएससी हो ही नहीं रहा। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देखो कुछ और फ्लो चार्ट्स ये मैंने खुद हाथ से ड्रॉ करके लगाए हैं, कैसे कैसे कुछ और ज्यादा इनोवेटिव हम डायग्राम फ्लो चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। देखो एक इस तरह के डायग्राम, ऐसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम, ये डायग्राम, कहीं प्रबंधन दिखाना हो कि कैसे प्रबंधन करेंगे तो हमने 1 2 3 4 यहाँ पे लाइन लिखी, ये लो ये लो। उसके साथ ये इस तरह से हमें कुछ दिखाना है, चेन रिएक्शन दिखानी है, ये यूज कर सकते हैं। इस तरह का डायग्राम यूज करो, फ्लो चार्ट करो ना, कुछ भी लिख के ऐसा कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करो। रेगुलर रेगुलर आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, इनके बारे में सोचना शुरू करो। और जब तक बार बार आंसर राइटिंग करके, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमसे तो यूज ही नहीं हुए, स्पेस नहीं मिलता यूपीएससी में डायग्राम फ्लो चार्ट। भाई वो प्रॉब्लम आपकी है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो स्पेस मिलेगा ही नहीं। अरे भाई जिस बच्चे ने इसको 500 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन लिख के इनको बार बार यूज किया है उसी का दिमाग चलेगा। कोई ये सोचे नहीं कंटेंट जरूरी होता है, भाई कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद ये फ्लो चार्ट डालने का स्कोप नहीं मिलता, वो उनको नहीं मिलता जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। आप एग्जाम से 4 दिन पहले देखो कि ये सारे फ्लो चार्ट इकट्ठे कर लिए, इनको यूज करूंगा, वो 4 दिन पहले वाला मैटर नहीं है। ये जिस दिन से आपने आंसर राइटिंग शुरू की उस दिन से इस्तेमाल करना शुरू करो, तब आपका माइंड इनको यूज करने की हैबिट में आएगा। अदरवाइज एग्जाम से 10 दिन पहले आप 10 फ्लो चार्ट लेके बोलो मैं ये यूज करूंगा, और एग्जाम में आने के बाद बोलो भाई कहीं यूज नहीं होते फ्लो चार्ट, तो वो आपकी कमी है। टॉपर ने तो फिर भी बना के आया भाई, वो उसकी कॉपी देखना। ये प्रैक्टिस का खेल है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये यूज होंगे, अदरवाइज यूजलेस है ये। तो प्रैक्टिस करके इनको अपनी हैबिट में लेके आओ आप। इस तरह के डायग्राम यूज कर सकते हैं आप। ये डायग्राम इतना सब कुछ तो एक कारण दिखाने के लिए इस तरह का यूज कर सकते हो, कारण प्रभाव दिखाने के लिए कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये सब देखो, ये सब डायग्राम यूज करो ना। अब आप जो लास्ट में भी मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या गलतियां ना करें, मेंस में आपको क्या गलती ना करनी है। पहली बात, गलतियां ना क्या ना करें, उसके लिए आप यूपीएससी के फर्स्ट पेपर पे ही जब आपके सामने कॉपी आएगी, आंसर बुकलेट आएगी, यहां ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे यूपीएससी पेज खाली छोड़ देगा, ये क्वेश्चन लिख के दे देगा, नीचे पेज खाली छोड़ा है पूरा। तो बिल्कुल फ्रंट पेज पे यूपीएससी दिशा निर्देश रखता है, 8-10 पॉइंट लिखे होंगे क्या नहीं करना आपको, वो सारी चीजें वो लिखेगा। अगर उसने बोला है इन मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना, ये मार्जिन, तो कुछ भी नहीं लिखना। कुछ बच्चे यहां भी कुछ कुछ लिख देंगे, दिशा निर्देश, यहां पे लिख देंगे कारण, फिर यहां लिखना शुरू करें। नहीं भाई, वो गाइडलाइन दी गई है, पढ़ो उनको। दूसरा, आपको कोई सिंबल नहीं बनाना। कुछ बच्चे ओम लिख देंगे ऊपर ही, जैसे ही क्वेश्चन पेपर शुरू हुआ अपनी धार्मिक भावना दिखाने के लिए कि यहां पे लिख देंगे ओम, ठीक है। कुछ यहाँ पे सत्यावत्या सत्या टाइप में बना देंगे, किस तरह बनता है मुझे तो आइडिया भी नहीं है, शायद आप जानते हो, वो जो सत्य का निशान होता है वो नहीं बनाना। कोई धार्मिक सिंबल आपको यूज नहीं करना। ओम, कुछ बच्चे लिख देंगे जय माता दी, जय माता दी लिख देंगे कुछ, ओके। श्री गणेशाय नमः लिख देंगे कुछ बच्चे, या कोई जो जिस धर्म से होगा वो कुछ लिखेगा। नहीं लिखना,
पहली गलती, ये कभी भी मत करना। कोई सिंबल यूज नहीं करना, धार्मिक सिंबल यूज नहीं करना, आपको कोई क्षेत्रीय सिंबल, कोई ऐसी चीजें यूज ना करे ताकि आपको लगे कि आप ये मैसेज देना चाह रहे हो कि मैं फला धर्म का हूं, मैं फला जाति का हूं, मैं फला क्षेत्र का हूं। ये दिखाओगे तो भयंकर आपको पेनल्टी लगने वाली है। साफ लिखा है यूपीएससी में, किसी सिंबल का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करना। क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर लिखो सीधा, बस उस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो लिखो, बाकी ऐसी गलतियां नहीं करनी। और जो उसका गाइडलाइंस आती है शुरुआत के पेज पे ही, गाइडलाइंस है वो, उसको आप पढ़ लेना। प्लीज मैं कह रहा हूं, धार्मिक चिन्हों से बचना, जिस भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के, मुस्लिम के, ओके, क्रिश्चियन के, सिख धर्म के, जो भी आपका धर्म है, प्लीज धार्मिक सिंबलों से बचना, भयंकर पेनल्टी लग जाएगी। ओके, अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आता है, क्या प्रत्येक प्रश्न के अंदर डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप बनाना है क्या? मैं कहूंगा वो पहली बात तो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड, क्वेश्चन की डिमांड पे, डिमांड क्या है उस पर डिपेंड करेगा। किसी क्वेश्चन में हो सकता है 2 डायग्राम की डिमांड है, वो आपको बनाना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में कोई आपको डिमांड ही नजर नहीं आ रही तो नहीं बनाना। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, कोशिश करना कि 8 से 10 क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट्स देखने को मिले। और जब फ्लो चार्ट भी बनाओगे ना तो पता चले सारे क्वेश्चन में आपने ये बना रखा है। नहीं भाई, किसी में ये बनाओ, किसी में ये बनाओ, इस तरह से लिखो, किसी में आप कुछ और, जितने सारे मैंने पीछे डायग्राम दिखाए हैं उनको प्रैक्टिस में लेके आओ। और जो ज्योग्राफी है, जो डिजास्टर है, एनवायरनमेंट है, वो उन क्वेश्चंस की देखो डिमांड होती है। इंटरनल सिक्योरिटी हुई, डिमांड है वहां पे मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट की। देखो कुछ सब्जेक्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे जहां पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करोगे, जैसे मैं बताता हूं ज्योग्राफी, जहां आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आ सकते हैं। ज्योग्राफी हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ। तीसरा आपका इंटरनल सिक्योरिटी हुआ। चौथा आपका एनवायरमेंट, इकोलॉजी या क्लाइमेट वाला जो सेगमेंट हुआ। ओके, उसके साथ जो गवर्नेंस है, यहां पे आपके पास बहुत अच्छे मॉडल, बहुत अच्छे फ्लो चार्ट, ये दिखाने की आईआर हुआ आपका, वर्ल्ड मैप आप इजीली ड्रॉ कर दो वहां पे। ये वो टॉपिक है जहां पे आप हर क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा लाने की गुंजाइश बन जाती है। प्रैक्टिस करनी है बस बार बार। ये बोलोगे कि सर डायग्राम बनाने का स्कोप ही नहीं मिला, अरे भाई आपने प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए स्कोप नहीं मिला। बनाने वाला तो बना के आ रहा है। रैंक फर्स्ट वाले से पूछना जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 के, वो सब बच्चे सालों प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की। हम सालों प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीलिम्स की, मेंस हमारी पाइपलाइन में है ही नहीं। पीटी हो जाए, मेंस को तो देख लेंगे। अरे 1750 नंबर को देख लोगे। आप बोल रहे हो सिर्फ किस पे? पीटी में 2 पेपर, और सी सेट को तो भूल जाओ, वो तो पीटी में ही है, मेंस में है ही नहीं। आप 200 नंबर की तैयारी करके कह रहे हो पीटी में कि हम 1750 नंबर को देख लेंगे। आप खुद ही सोचो, ये 1750 तैयार होंगे तो ये भी देखा जाएगा और आगे रिजल्ट भी देखा जाएगा। इस दिमाग से इस भ्रांति को हटा लेना बच्चों कि पीटी हो जाए, मेंस को तो देख लेंगे। मेंस नहीं देखा जाता, ये बात ध्यान रखना। 1750 नंबर है वहां, एक पूरा समुंदर है वो। सिलेबस उठा के देखना, 1 हफ्ते तक तो सिलेबस याद नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा महीनों महीनों, अगर किसी से अच्छे से डिस्कस नहीं किया, अपने मेंटर से डिस्कस नहीं किया, अपने एडुकेटर से, गाइड से डिस्कस नहीं किया। तो मेंस नहीं देखा जाता, मेंस तो पढ़ा जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी उसमें। CCR याद रखना, पूरा मेंस कंटेंट पे, कंटेक्स्ट पे, रिप्रेजेंटेशन पे, ये अगर आपकी पकड़ में है तभी मेंस के बेस पे आप अपना फाइनल मेरिट भी डिसाइड कर पाओगे। तो जो भी बच्चा तैयारी करे यूपीएससी की, 1 साल बाद जिसका टारगेट है, 2 साल बाद है या 3 साल बाद है, तो मेरा पहला सजेशन यही है, पहले मेंस पे काम करो बच्चों। मेंस पे काम करते करते 2-4 महीने पढ़ने के बाद अगर आपको लगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना शुरू हो रहा है, तब धीरे धीरे आंसर राइटिंग भी करनी शुरू कर दो। ओके, तो प्रत्येक प्रश्न में डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना है नहीं। 20 के 20 प्रश्न में तो बिल्कुल मत बनाना, 8-10 में रेंज रखो। बाकी कुछ क्वेश्चन की डिमांड भी होगी, अगर 20 में से 12 क्वेश्चन की डिमांड है डायग्राम, फ्लो चार्ट और आप यूज कर सकते हो तो डालो, लेकिन उसके अंदर काफी वैरायटी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे कोर्स अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे, लर्निंग ऐप पे, स्पेशल क्लास पे, प्लस पे आ चुके, जैसे नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ऑल ये 5 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई यूट्यूब पे। उसके बाद जो केस स्टडीज है वो हमारी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। ये कंप्लीट केस स्टडी का कोर्स है। एनवायरमेंट, शंकर आईएएस की एनवायरमेंट की बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई, वो काम मैं कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज में कंप्लीट शंकर आईएएस को पढ़ाया जा रहा है। ये भी स्पेशल क्लास पे पढ़ाया जा रहा है, मंडे से फ्राइडे रात 9:30 बजे होती है। एस्से राइटिंग पे हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ये भी स्पेशल क्लास पे है, आप देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपको, नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च करनी है, और जो मेरा रेफरल कोड है मेरी क्लासेस को देखने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक कोड मांगेगा नवीन1, तो ये आपको यूज करना है वहां पे। इंडिया वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आंसर राइटिंग पे सेशन अवेलेबल है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने देखे हैं। एथिक्स में जो भी मैंने मेन से पहले सब्जेक्ट पढ़ाए, एथिक्स पढ़ाया, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया, एसए पढ़ाया, वो ऑलरेडी जो यूपीएससी एग्जाम होने से पहले ही मेरे क्लास के अंदर आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप उनका बेनिफिट ले। यूट्यूब पे जियोमॉर्फोलॉजी चल रही है अभी, ओशनोग्राफी कंप्लीट हो चुकी, क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में कंप्लीट हो चुकी, उससे बेनिफिट लीजिए आप। ओके, और जो हर मंडे से फ्राइडे के बीच में हमारा रात 9:30 बजे शंकर आईएएस की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक कराई जा रही है स्टूडेंट, आप उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। मेरे कुछ कोर्स ये कंप्लीट हो चुके, और बाकी जैसे आंतरिक सुरक्षा आने वाला है, एनर्जी आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, सुशासन, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, सोशल इश्यूज, इस पे आने वाले दिनों में, महीनों में कोर्स आएंगे, तो रेगुलर जुड़े रहे मेरे साथ। ध्यान रहे 20 और 21 फरवरी के दिन अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन हो रहा है। इसमें आप सभी बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें, आपको वास्तव में फील होगा आपके अंदर एक सीएससी की तैयारी को लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा, जो जरूरी है। आपको वो ट्रिक्स, डाउट्स, बहुत सारे मोटिवेशन मिलने वाले हैं, तो इसको जरूर देखें। ओके, रजिस्टर करें, बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे, इनसे आप डेफिनेटली, ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स है, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, नोबेल लॉरेट्स हैं, इनसे काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। प्लस और आइकॉनिक ये 2 विकल्प है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस 6 मंथ से लेके 3 ईयर है, जब भी लेना मिनिमम 1 ईयर का लेना, 10% डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप दोनों मिलेगी अगर रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। सेकंड आइकॉनिक है, ये भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप मिलेगी अगर आप रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं, 1 महीने से लेकर 3 साल तक का ऑप्शन, लेकिन जब भी लेना है, कोई भी लेना है, मिनिमम 1 ईयर का ही लेना है। लंबी तैयारी है, आपको एक बड़ा सब्सक्रिप्शन चाहिए, और वैसे भी अनअकैडमी सबसे सस्ती फीस है यूपीएससी की तैयारी में, कहीं भी देख लेना। यहाँ भी 10% डिस्काउंट है अगर रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो स्टूडेंट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी मेंटरशिप के लिए और 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड नवीन1 यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल के पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।